अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में तब्दीली नजर आ रही है। एक तरफ बड़ी तवक्कात के साथ हुकूमत के साथ शुरू किए गए मुज़ाकरात एकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं, बयानात में मजीद तलखी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी क़यादत में बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर को हटाकर उनके मुखालिफ ग्रुप के जुनैद अकबर को पार्टी सदारत दे दी गई है, जबकि पंजाब में 9 मई के केसेस में काफ़ी अरसा जेल में गुजारने वाली आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया है। और नई क़यादत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि पुरानी क़यादत होम्योपैथिक थी, उसे कारकुनों का एतमाद हासिल नहीं था, लेकिन अब जो क़यादत आ रही है वो हार्ड लाइनर यानी सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाली होगी, जिन्होंने 9 मई के बाद रजिस्ट किया। इसलिए अब अगर सड़कों पर निकलेंगे तो पहले वाली क़यादत की तरह उनसे राब्ते भी नहीं करेंगे, मगर साथ ही उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का इंदिया भी दिया है। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन जमातों को साथ मिलाने के लिए भी कोशिशें और राब्ते तेज़ कर दिए हैं। कल PTI के वफ्द की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई थी, जिसके बाद मस्बत पेशरफ्त का दावा किया गया। तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सड़कों पर दोबारा एहतजाजी सियासत शुरू करने के ऐलानात कर रही है, जल्द से जुलूसों के शेड्यूल अनाउंस कर रही है। 8 फरवरी को इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ यौम सियाह मनाते हुए सवाबी में जलसे का ऐलान किया गया है। साथ ही 8 फरवरी को ही लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए नई चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा की तरफ से डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी गई है। आज PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि 1 महीना मुज़ाकरात हुए लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, हुकूमत अपना जवाब पहले शेयर कर देती तो इस पर गौर करते, मगर हुकूमत ने संजीदगी ही नहीं दिखाई। 8 फरवरी को सवाबी में जलसा होगा, हम अपने मैंडेट से दस्तबरदार नहीं हुए हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की नई क़यादत सड़कों पर निकलने और नई तरीके से एहतजाज करने पर गौर कर रही है। कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में PTI खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर ने अपनी पुरानी क़यादत को होम्योपैथिक करार देते हुए कहा कि पहले हम जब निकलते थे तो हमारी क़यादत के उनके साथ राब्ते होते थे, इस दफ़ा हम निकलेंगे तो कोई राब्ता नहीं करेगा। एहतजाज के लिए PTI 3 ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जिसमें से एक ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट की सतह पर एहतजाज करने का है, दूसरा ऑप्शन दोबारा तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाने का है, जबकि सबसे बड़ा ऑप्शन यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हदूद से दूसरे सूबों को आने जाने वाले मरकज़ी रास्ते बंद कर दें। आपको सूबाई सदर बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि वर्कर्स को मैसेज दिया जाए कोई मुज़ाकरात नहीं है, पार्लियामेंट में कोई मसला हल नहीं होना, जो भी मसला हल होना है सड़कों पे होना है। बिल्कुल जी, हम तंजीम रिस्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें वो जो हार्ड लाइनर है वो लोग सामने आएंगे, जो 9 मई के बाद जिसने रजिस्ट किया, जो कर सकते हैं, जो ये दरमियान वाले है, जो होम्योपैथिक क़यादत जो है वो साइड पे हो जाए। होम्योपैथिक क़यादत, वो होम्योपैथिक क़यादत जो भी हो, चाहे मरकजी ओहदे हो चाहे सूबाई ओहदे हो, तो ये पहले जब हम निकल आते तो हमारी क़यादत किन के साथ राबिते होते, बात होती, तो इस दफ़ा हम निकलेंगे तो कोई राबिता नहीं करेगा। निकलना है आपने, हम निकलेंगे, हम तीनों ऑप्शन पे, ये मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात हमारी हो रही है। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करें, सवाबी को तो फाइनल हुआ है 8 तारीख को हम करेंगे। एक ऑप्शन ये है कि हम इस्लामाबाद की तरफ आए, हमें अंदाजा नहीं तक रियासत ये भी कर सकती है, गोलियां भी चला सकती है। हम पोलिटिकल लोग थे, हम तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। आप इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, और तो इसकी तैयारी के साथ आए। जितने भी हमारे रोड है, चाहे गिलगित बल्दिस्तान की तरफ जाए, चाहे वो साउथ से आए, चाहे हमारी साइड से जाए, चाहे GT रोड हो, चाहे मोटरवे हो, वो हम बंद करें, KP की हुदूद के अंदर बंद करें, इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ सारे रास्ते हम वहाँ से बंद कर लें। ये अहम बात यह है कि PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान की इस्टेब्लिशमेंट से एक और मुलाकात की खबरें भी सामने आई हैं। क्या बर्फ पिघलने का कोई इम्कान है? बात करेंगे सेनेटर फैसल बाउडा से। बाउडा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बाउडा साहब, एक मुलाकात हुई आर्मी चीफ से गौहर खान साहब की, अब दूसरी मुलाकात अस्करी क़यादत से, सीनियर क़यादत से मिलने की आ रही है कि गौहर खान साहब भी मिले हैं, किसी वफाकी वजीर की भी खबर आ रही है। किस हद तक दुरुस्त है यह बात कि मुलाकात हुई है और मस्बत अंदाज में हुई है? बहुत शुक्रिया शाज़ेब साहब। शाज़ेब साहब, सबसे पहले तो हम आज प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए खुश आइन और खुशखबरियाँ, और जो मैं आपके प्रोग्राम में कह के गया था कि पाकिस्तान में ट्रम्प कार्ड पे PTI को मायूसी होगी और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, और उसका क्रेडिट, फुली क्रेडिट जो है वो रोनाल्डो का जो किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान में ये सब ज़बरदस्त ख़बरों के लिए आर्मी चीफ का, उसको उनको क्रेडिट भी देना चाहिए और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद भी देनी चाहिए जो आज मिस्टर बीच ने सारी अनाउंसमेंट की। एंड दिस मीन्स अ लॉट, क्योंकि इस अनाउंसमेंट में वो फैमिली मेम्बर भी हैं ट्रम्प के, और ट्रम्प इंतज़ामिया का और उनके आने के बाद ये बड़ा एब्सोल्युटली क्लियर मैसेज आ गया है कि पाकिस्तान और उसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो बड़े कंफर्टेबल हैं। वैसे एक तो वो बार बार जो आए हैं वो तो बार बार कह रहे हैं मेरा इंतजामिया से कोई ताल्लुक नहीं है। अब दावा तो किया जा रहा है कि बड़े बिजनेसमैन है वो तो कह रहे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है इंतजामिया से। अब पता नहीं सरमायाकारी कोई होगी नहीं होगी, कोई माजी में भी बड़े दावे किए गए हैं। और आप रोनाल्डो कह रहे हैं, आपने आर्मी चीफ से पूछा है क्या पता उन्हें मेसी पसंद हो।
सर वो तो मेसी तो पाकिस्तान हमें हाथ में मिला था, उसको अगर सही सिमत पे ला रहे हैं तो हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, खुश होना चाहिए। बाकी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी हो गई। दूसरा, मैंने सर आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि गंडापुर साहब मुझे बहुत अरसे तक नज़र नहीं आ रहे, सीएमशिप में भी नज़र नहीं आ रहे, और आगे भी मैं आपको बता देता हूँ कि गौहर साहब बहुत बेहतरीन आदमी, मुखलिस आदमी, अच्छे आदमी है, वो भी मुझे कोई बहुत लंबे अरसे तक नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, मैंने आपके प्रोग्राम पे बार बार ये कही और बाकी प्रोग्राम में कही कि दोनों का हदफ, गवर्नमेंट का हदफ है इमरान खान साहब को जेल में रखना और पीटीआई का हदफ है इमरान खान साहब को जेल में रखना। दोनों के हदफ एक ही हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, 26वीं तरमीम या उससे पहली सारी तरमीमों में सब अंडरस्टैंडिंग के साथ खड़े थे पीटीआई वाले। पीका का मातम पिटाया कि पीका 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 की कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन पीटीआई का है, उसने वोट किया है, उसकी इजाजत से आया है, तो फिर आप क्या कहते हैं? मगर उसे डिसोन कर रहे हैं क्योंकि आप व्हाट्सएप सर आज जमानती खुद भी की जमानत गवर्नमेंट की तहरीक इंसाफ है। आप खुद भी सेनेटर है, वो डिसोन कर रहे हैं जो चेयरमैन थे स्टैंडिंग कमेटी के। उन्होंने कहा ये हम इन्हें शो कॉज भी कर रहे हैं, बिल्कुल भी इसके हामी नहीं है, और वो डिसोन कर रहे हैं सेनेटर साहब को। सर आप मुझे बताएं, कमाल का ये चैप्टर है। वो आते हैं गंडापुर साहब इस्लामाबाद, वो अपने केपी के हाउस में चले जाते हैं, वो चाय की प्याली पीते हैं, वो छुप जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, फिर बरामद हो जाते हैं, वो भी इत्तफाक है। फिर उसके बाद वो दूसरा धरना करते हैं, फिर वो बेगम साहिबा को लेके भाग जाते हैं, फिर वो बेगम साहिबा को पहुंचा देते हैं, फिर वो नमूदार हो जाते हैं, फिर गोलियां चलती हैं, चलाने का इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर सब कुछ होता है, फिर वो रिवर्स हो जाता है। ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड है सर। अब तो मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब कह रहे हैं चोरी सूबे में सबसे ज्यादा आज हो रही है, तो केपीके की चोरी हो रही है क्योंकि पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की। इसलिए मैं, आप, मीडिया तमाम जो हैं वो उस पॉपुलैरिटी के नीचे साइड पे कर देते उस करप्शन को। बाकी करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए केपीके के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब कह रहे हैं। मैं तो आपको 6 महीने, साल, 1.5 साल से जो बातें बता रहा हूं, आप उस वक्त मानते नहीं है, बाद में आप कहते हैं आपकी। आपने एक और बात कही थी, आपने एक और बात कही थी, और आपने कहा था ये मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे। अभी ये नाकाम हुए, आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि कोई बैकडोर खुल गया है इसलिए आप कह रहे थे, या जिनसे इंफॉर्मेशन आपको आ रही थी उन्होंने बता दिया था कि कतई तौर पर हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई कमीशन वमीशन ये कुछ भी कबूल कर ही नहीं सकते, इसलिए नाकाम हो गए? सर मुल्क में, पाकिस्तान में ये कमीशन होता है, इस कमीशन के अलावा कोई कमीशन नहीं होता, नंबर 1। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो चीज़ है वो ये है सर कि इस पूरी तगादौड़ के अंदर आपको समझ नहीं आ रहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, पूरी गेम खेल रहे हैं, और ट्रम्प कार्ड के साथ जो प्ले कार्ड लेके चल रहे थे उनकी फूक निकल गई है। और मुज़ाकरात, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि इमरान खान की सतह तक मुज़ाकरात तो कहीं नहीं है, ना कोई डील है, ना कोई डील है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि बाकी जो आज तक सजाएं नहीं पाई पीटीआई के लोगों ने, वो किसी समझौते के तहत ही चल रहे हैं ना, सियासत कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियां में इंजॉय कर रहे हैं, सेनेटरशिप भी कर रहे हैं, एमएनएस भी हैं, गाड़ियां भी ले रहे हैं, ट्रिप भी गवर्नमेंट से ले रहे हैं, फ्यूल भी ले रहे हैं, सारे मराद भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत है। उस मुज़ाकरात की बात करेंगे तो मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन अगर आप कहेंगे बैकडोर में कोई मुज़ाकरात है, तो मुझे आप बताएं ना, फौज क्या चाहती है पीटीआई से? कुछ इमरान खान साहब क्या दे सकते हैं? वो कुछ दे नहीं सकते, तो वो ऑफर क्या करेंगे? जब वो ऑफर नहीं करेंगे तो इमरान खान साहब डील कौन सी लेंगे? डील ऑफर होगी तो हाँ ना होगी ना भाई। मगर आप जिन्हें बार बार कॉम्प्रोमाइज कह रहे थे वो तो हो गए ना फारिग। अब आ गए जुनैद अकबर साहब और वो कह रहे हैं कि जो होम्योपैथिक क़यादत थी वो नहीं आएगी, अब कॉम्प्रोमाइज क़यादत नहीं आएगी, अब आएगी जो कि बहुत अग्रेसिव क़यादत होगी और वो फिर बात भी नहीं करेगी। फिलहाल बात करने को तैयार है, अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहे, निकल गए सड़कों पर तो बात नहीं करेंगे और सड़कों पर निकलने का प्लान भी दे रहे हैं, तो क्या होगा फिर? शाहजेब साहब प्लीज़ इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। पंजाब में कोई ड्रामेबाजी, जलसा, जुलूस, प्रोटेस्ट, वो लोग ही नहीं है भाई। कौन निकलेगा? क्यों निकलेगा? ठीक है, लिख लें, नहीं होना, स्वाबी में करना है कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना कोई धरना है, ना कोई डी चौक है, ना कुछ है। अब इस सब से हवा निकल गई है, ट्रम्प कार्ड से भी हवा निकल गई है गुब्बारे से। अभी मैंने आपको अभी बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने एक ऑप्टिक्स के तहत तस्वीर खिंचा ली कि जी हम मुज़ाकरात के लिए आए थे, वो नहीं आए। अब गवर्नमेंट अकड़ जाएगी, पीटीआई लेट जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ट्रम्प कार्ड जो है वो प्ले कार्ड्स में होगा और यही शोशा चलता रहेगा। फिर वे मौलाना साहब के पास चले गए। मौलाना साहब के बारे में गंडापुर साहब इंटरव्यू में बगैर ड्यूरेज कोई बंदूक की नाली रख के 164 का बयान नहीं दे रहे। वो खुद कह रहे हैं, मौलाना साहब के वालिद कहते थे कि वो पैसे लेके करते हैं, मौलाना साहब पे हम भरोसा नहीं कर सकते, तो किस मुंह से मौलाना साहब पास? मगर पर इस बात पर इमरान खान साहब ने डांटा
और बकायदा सहाफ़ियों के सामने भी जो बात हुई है उसमें, और अपनी पार्टी के लोगों के सामने जो उन्होंने बात की उसमें उन्होंने कहा कि अब डीआई खान की सियासत से अली बिन गंडापुर निकले, और फिर उनको पार्टी सदारत से हटा दिया। और फिर उसके बाद जब पार्टी मिलती है मौलाना फजल रहमान साहब से जाके, और मौलाना इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में बड़ा अहम थे जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ वो मिले, तो इमरान खान साहब ने एक ग्रीन सिग्नल तो दिया है उन्हें अली बिन गंडापुर साहब को हटाकर। देखिए शाहजेब साहब, मैं आपको अच्छे तरीके से थोड़ा समझा देता हूँ, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है बाकियों को। सर ये कॉफ़ी है, इस कॉफ़ी के ऊपर ये टिश्यू पेपर या बैनर या एडवर्टाइजमेंट कह लें, ये गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट को आप इस कप में लगा दें, इस कप में लगा दें, कभी इस पर पीटीआई लिख दें, कभी नून लिख दें, कभी काफ लिख दें, कभी मीम लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, जो आज के रोनाल्डो पाकिस्तान के लिए साबित हो रहे हैं, उनका किरदार मुस्बत है पाकिस्तान के लिए, और वो मुस्बत रहेगा। और अच्छी हवाएं, ठंडी हवाएं बैरून मुल्क से डेट टाइम समेत आपको बता दी जाती हैं, और वो आप आगे भी देखेंगे। इट्स जस्ट द बिगिनिंग, नंबर वन। उसका क्रेडिट आप उनको दें, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हम चोर हैं, हम बेईमान हैं, हमारी कमजोरियां हैं। हम किस जमहूरी जनाजे की बात कर रहे हैं? हम कैसे अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं? अगर शहबाज शरीफ साहब फिगर हेड हैं और एंजॉय कर रहे हैं कामयाबियां, अगर रोनाल्डो साहब कामयाबियां पाकिस्तान के ला रहे हैं, तो वो इंटेलिजेंट आदमी है शहबाज शरीफ साहब। वो इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब वाला काम नहीं कर रहे कि मैं काम जानता भी नहीं हूं और करने भी नहीं दूंगा। एक तो ये कामयाबियां हुई कौन सी हैं? एसआईएफसी का बड़ा कहा गया था, अरब ममालिक से, दोस्त ममालिक से पैसे आएंगे, वो आए नहीं। अब हमें कोई कर्ज देने की बात करता है तो उसे हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। रिजर्व्स हमारे बड़े नहीं, दोस्त ममालिक ने सरमायाकारी की नहीं। कौन सा ऐसा हो गया जो आप इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तान की इकोनॉमी में? क्या हो गया? स्टेबलाइजेशन आई है, 8.9% की तरक्की आई है पहले क्वार्टर में, ऐसा क्या अच्छा हो गया है? गुजारिश ये सर कि शरह सूद में कमी आ गई, डॉलर का टेल है, स्मगलिंग रुकी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज आसमान से बातें कर रहा है, प्रॉपर्टी उठना शुरू हो गई है, चीज़ें जो है अपनी आम का सफ़े से नीचे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ये सर मेरा बाप तो नहीं कर रहा, कोई जमहूरी आदमी तो नहीं कर रहा। ये आईपीपी से जो बिल साइन करा है मेरा बाप और कोई जमहूरी आदमी नहीं कर रहा। मैं बड़ा क्लियर हूं सर, अच्छा लगे बुरा लगे। महंगाई की रफ्तार में कमी जरूर आई है, चीजों की कमी आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं? करके दे रही है पाकिस्तान के लिए। कौन सी सरमायाकारी, कौन सी तरक्की आई है? 8.9% की पहले क्वार्टर में तरक्की की है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मुसलसल नेगेटिव है। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जरूर आई है, पाकिस्तान को तरक्की बहुत दूर है। जिसके लिए जो वादे और दावे किए गए थे सरमायाकारी के, वो अभी तक नहीं हुए हैं। आप कह रहे हैं वो हो जाएगी सरमायाकारी? अभी तो सर इब्तदाई इश्क है सर, ये तो अभी इब्तदा हुई है इश्क की। रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। जो दावे किए जा रहे थे डिफॉल्ट के, जो दावे किए जा रहे थे कि दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान का, वो सर नहीं हो रहा। और उसके जामिन ये हैं जमहूरी लोग नहीं हैं। आपको जमहूरी लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे सर, मैं तो स्ट्रेट बात करता हूँ, बाद में लोगों को समझ में आती है, बाद में लोग मानते हैं, उसको पेशेंगोई का नाम दे देते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन का नाम दे देते हैं। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूं सर, ना पहले किसी का रोल था ना आगे किसी का रोल है। ये जमहूरी जनाजा जब तक आपका ठीक नहीं होगा, जब तक आपका अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा। अदालती निज़ाम के अंदर आप मुझे बता दें कि मैं किस बात को मान लूँ। एक तरफ आप कहते हैं कि भुट्टो साहब को फांसी गलत हो गई, 45 साल बाद कहते हैं गलत हो गया, मुझे भुट्टो साहब वापस दे दें। आप कहते हैं नहीं दे सकते, टिकर चलते हैं, ब्रेकिंग चलती है, फ़ायदा क्या हुआ इस फैसले का? आप कहते हैं इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट कहता है सादिक और अमीन है, फिर आप उनको क्रिमिनल केस के अंदर जेल कर देते हैं। वो सच था, आज सच है। नवाज शरीफ को पैसे ना लेने पर, ये पहला था, ना लेने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया, टाइम बार होने का क्वालिफाई कर दिया। वो मैं उसको सच कहूँ, इसको सच कहूँ। फिर मैं आप देखें कि आप जिनको फॉर्म 47 कहती थी पीटीआई, उसको लीगलाइज भी पीटीआई ने कर दिया। उनसे क्यों मुज़ाकरात किए, उनसे आज भी क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों बारात ले रहे हैं, क्यों सब कुछ ले रहे हैं। तो मैं सच किसको मानूं, इसको मानूं, उसको मानूं? अब एक नई क़यादत है, मुझे बताइएगा, और वो कह रही है कि उनसे जनाजे का शौक था तो एंजॉय करें। मगर एक क़यादत है, वो कह रही है मुज़ाकरात करने कर लें, अगर वरना जब हम सड़कों पर निकलेंगे बात नहीं करेंगे। और वो इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स बंद करने की भी बात कर रहे हैं कि अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस्लामाबाद में जो दाखिले होंगे उसके एंट्री पॉइंट्स बंद कर दें, क्योंकि इस्लामाबाद में जो लास्ट टाइम वो आए एक्सपीरियंस जो हुआ 26 नवंबर को, तो बेहतर है कि एंगेजमेंट की जाएगी नहीं की जाएगी इदारों की तरफ से भी। शाहजेब साहब मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ जल्दी से। इस गवर्नमेंट के अंदर भी एक शहजाद अकबर मौजूद है, इसी गवर्नमेंट के अंदर एक आज़म खान मौजूद है। जो वक्त बदलने के बाद आप लोग फिर सर पीटेंगे, और मैं टाइम से पहले आपको बता रहा हूँ। नंबर एक। नंबर दो ये कि ना ऐसा एंट्री पॉइंट बंद होगा, कुछ और बंद हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन ना कोई एंट्री पॉइंट बंद हो रहा है, ना डी चौक हो रहा है, ना कोई धरना हो रहा है, ना कोई मरना हो रहा है, ना कोई एहतजाज हो रहा है, ना कोई चेंजेस आ रही है, ना कोई इमरान खान साहब को चाहता है पीटीआई समेत
कि वो जेल से बाहर आ जाएं। तो सर फिर हासिल रसूल इमरान खान साहब को क्या हुआ? आज इमरान खान साहब को क्या मिला 2 साल के अंदर? इमरान खान साहब की किस चीज़ में रियायत हो गई है? मुझे आप बता देना सर। इतनी पार्टी ड्रामे कर रही है, इतने दावे कर रही है, अब तो इमरान खान साहब कह रहे हैं जो जुनेद साहब के आपने बात की, खरा आदमी है, कोशिश करेगा, पुराना आदमी है, कोशिश करेगा, नहीं करेगा छोड़ के चला जाएगा। काजी साहब हैं, वो आके पब्लिकली कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं इन 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 वजारतों में चोरी हो रही है। सर तो मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो झूठा था, मैं तो मुखालिफ हो गया था, मैं सब कुछ था। जो पुराने लोग हैं जो फेस ये अहम बात है, मतलब ये अहम बात है कि खुद इमरान खान साहब ने ज़ाहिर करप्शन के खिलाफ नारा लगा कि उन्होंने अपनी जमात बनाई और वो खुद खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस के ऊपर सवालात उठा रहे हैं। ये ज़रूर एक अहम बात है। बट अब इस सारे के सारे में इमरान खान साहब को क्या जेल में रखा जा सकेगा? कि सजा हो गई, अपीलों में मामला जाएगा, अब वो ये कह रहे हैं कि जी कोर्ट पैकिंग हो रही है, कोर्ट पैकिंग के जरिए मेरे खिलाफ फैसले आएंगे उन्हीं जजेस को जो पहले फैसले दे चुके हैं, या फिर जो कॉम्प्रोमाइज ने उन्हें लगाकर और मेरे केस लगाकर मुझे जेल में रखा जाएगा। तो अब मामला इस तरीके से आगे बढ़ेगा। देखिए शाहजेब साहब, मैं बड़ा क्लियर हूँ, 190 मिलियन पाउंड एक ओपन एंड शट केस था। मैंने उस वक्त भी कहा, आप ही के चैनल के अंदर, मीर साहब के शो के अंदर, मेरी बहन जरताज गुल साहिबा को जब मैंने कहा अपने बच्चों की कसम खा के बोले, मैंने कहा था काबीना में, तो उन्होंने कहा हाँ तुमने काबीना में एज मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कहा था इस काम के ऊपर 190 मिलियन के ऊपर। ऐसा ये काम ये गवर्नमेंट कर रही थी जो मैं रोक रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि आप इस हाई कोर्ट में ये जाएगा, वहाँ भी इसके अंदर ये कंटिन्यू रहेगी सज़ा, इससे ऊपर जाएगा तो अभी 6-8 महीने 10 महीने तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर एविडेंस बहुत मजबूत है, ये एक बहुत सॉलिड केस है, ठीक है। तो ये गलती तो इमरान खान साहब से करवा दी गई और उन्होंने खुद साइन ऑफ की है, तो इसके अंदर तो 2 राय नहीं होनी चाहिए। अब आप मुझे कहें वो चोर आदमी था, तो मैं आपको कहूँगा 2018 से पहले मैंने चोरी नहीं देखी थी, लेकिन 2018 के बाद सारे बेईमानी के कामों के अंदर उन्होंने बैग कहा, क्योंकि उनकी बेगम साहिबा साहब थी। आपने आर्मी चीफ जो उस वक्त के DGI साहब थे, उस वक्त उन्होंने शवाहिद दिए, सच बताया, सबूत दिए, वीडियोस दी, ऑडियोस दी, कागजात दिए, तो आपने उनको फारिग कर दिया। तो ये सब चीज़ें कौम के सामने है ना। अब आप मुझे कहें 2018 के बाद चेंजेस आई इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी के अंदर, तो बिल्कुल आई। जो इमरान खान साहब को मैंने पहले 15 साल में नहीं देखा, वो आखिरी 3 साल में देखा। तो मैं तो उस वक्त बोल रहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ आंखों से पट्टी खुल रही है और उनकी खुल रही है। जैसे इमरान खान साहब अपने हाथ में ले लेंगे चीज़ें, मुखलिस लोगों के हाथ में दे देंगे, उस दिन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि PTI नहीं चाहती। जिस दिन इमरान खान साहब मफरूजे के तौर पर बाहर आ जाएंगे, उस दिन ये PTI की 80% शक्लें आपको नजर ही नहीं आएंगी। बहुत शुक्रिया। फैसल ऑर्डर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सीना साहब की वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। वड़ाई साहब, मुज़ाकरात हो गए नाकाम और अब तहरीक इंसाफ दोबारा कह रही है या तो इस्टेब्लिशमेंट सबसे मुज़ाकरात करेगी तो कर लेंगे, सड़कों पर निकलेंगे तो फिर बात नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि कुछ और एक नया मामला सामने आने वाला है? तहरीक इंसाफ की पहले एहतजाज नाकाम हुआ, मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए, तो नए एहतजाज जानदार हो सकते हैं, हुकूमत के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि हुकूमत पूरे एतमाद नजर आ रही है। देखिए, एज ए डेमोक्रेसी लवर पर्सन मेरा तो ये मानना है कि जमहूरियत नाकाम हो जाए तो उसका इलाज और जमहूरियत है, मुज़ाकरात नाकाम हो जाए तो उसका इलाज और मुज़ाकरात है, ठीक है। तो इसलिए मुज़ाकरात नाकाम होना एक धचका ज़रूर है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नहीं, इसी में से रास्ता निकलेगा और कोई रास्ता सड़कों पे जाके तहरीक इंसाफ ने देख लिया, उसकी जो बारगेनिंग पोजीशन थी वो पहले से कमज़ोर हुई। और अगर फ़र्ज़ करें ये 8 फरवरी के बाद ये डायलॉग करते फ़ौरन बाद, तो इनकी बारगेनिंग पोजीशन ज़्यादा अच्छी थी। जब ये इनके मुख्तलिफ़ एजिटेशंस जो हैं वो नाकाम पहुँचे, तो उसके बाद इनकी बारगेनिंग पोजीशन अब बहुत कमज़ोर है। अब जब ये मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं, तो पहले दिन ही ये तय हो गया कि इन्होंने जिस हुकूमत को, जिस असम्बली को ये नहीं मानते थे, वो तो ये मान के गए। अब इनकी 2 डिमांड्स थी, जो एक ये थी कि जी आप कमीशन बनाएं नंबर 1 धांधली पे, 9 पे 26 नवंबर पे। अब हुकूमत फ़र्ज़ करें PTI की हुकूमत होती या नून की हुकूमत होती, क्या कोई हुकूमत ऐसा कमीशन बना सकती है जिससे वो गिर जाए? ज़ाहिर है नहीं बना सकती। वो ज़ाहिर है ऐसा कमीशन बनाना चाहेंगे जिसका फ़ैसला उनके हक़ में आए, और अगर वो कमीशन का फ़ैसला उनके हक़ में आए तो उसको PTI से क्या मिलेगा? धचका, नुकसान। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है पॉलिटिकल हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के आई है,
और एस्टेब्लिशमेंट ही उसकी पैटर्न है, और ये एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ के या उससे अलग हो के तो कोई फैसला नहीं कर सकते। और एस्टेब्लिशमेंट की शायद वो इमरान खान को रिहा करने पर ज़रूर तैयार हो जाएं, यानी बनी गाला भेजने पे, लेकिन उसके लिए पहले दिन से उनकी ये शर्त है कि भाई आप खामोश बैठेंगे ताकि हम मईशत पर तवज्जो दे सकें। इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान क्या ये तस्लीम कर लेंगे कि मैं जो उन पर इल्ज़ाम लगेगा कंप्रोमाइज़ हो गए हैं और आपने जाके नज़रबंदी कर ली है। ये हैं अब पीटीआई के दलाइल। मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी राय में छोटे छोटे गेन्स जो होते हैं ये बिगर गेन की तरफ लेके जाते हैं। अगर पीटीआई को धांधली कमीशन ऐसा मिलता है जो गोल मोल होता है जिसका कोई बड़ा फ़ायदा नहीं, तो ले लेना चाहिए, चाहे उसके रिज़ल्ट इनके हक़ में आए ना आए। लेकिन एक तो चीज़ तय होगी कि सिलेक्शन के अंदर हुकूमत को भी मजबूर होना पड़ा कि उन्हें धांधली कमीशन बनाना पड़ा। दूसरा, इमरान खान जब जेल से निकल के बनी गाला जाएंगे, चाहे खामोशी की शर्ती हो, फिर भी वो पहले से बेहतर पोजीशन में जाएंगे, बनी गाला में जाएंगे, और एक रास्ता खुलेगा एस्टेब्लिशमेंट से और नून से। सर मगर अब हुकूमत ये कहती है ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं ऑन द टेबल। खान साहब जब ट्वीट्स करते हैं और उनके जो रहनुमा इमरान खान साहब से जाके कहते हैं कि ज़रा सीज़ फायर थोड़े टाइम के लिए होना चाहिए, तो वो यही आके अगर ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे बात करें बताते हैं कि इमरान खान साहब की यही राय है कि इस इस्टेब्लिशमेंट ने हमसे हमारे लिए दरवाजे खोलने नहीं है, मामला बहुत ज़्यादा पर्सनल है, इसलिए मेरे खामोश रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो 2 दिन खामोश रहते हैं, फिर एक ट्वीट या एक बयान उनकी तरफ से आ जाता है। वाकई उनकी अगर ये नाउमीदी है कि मौजूदा जो क़यादत है उसके होते हुए कोई रास्ता निकलना ही नहीं है, मेरे लिए दरवाज़ा खुलना ही नहीं है, दुरुस्त है? देखिए शाहजेब साहब, दुनिया में जो पॉलिटिक्स के मायार तय हुए हैं, ख़ासकर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, बाकी दुनिया को छोड़ देते हैं, कि देखें मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी, गांधी, मुस्लिम लीग की लीडरशिप, ये सारे अंग्रेज़ों की जेलों में रहे। लेकिन और उसके बाद फिर एक लंबी पाकिस्तान में है, गफ़ार खान है, जो है एक नवाबजुदा नसरुल्लाह खान है, भुट्टो है, ये सब जेलों में रहे। लेकिन एक असूल हमेशा मद्देनज़र रखा, वो था कि कभी रियासत से ताकत के ज़रिए टक्कर नहीं लेनी, हमेशा मज़ाहमत की सियासत करनी है अपनी कुर्बानी दे के। और वो क्या है, जेल जाना है, भूख हड़ताल करनी है, मुजाहरा करना है, इससे आगे नहीं जाना, रियासत से लड़ना नहीं है। पीटीआई जो है इससे यही गलती हो रही है बार बार कि ये रियासत से लड़ने की कोशिश करती है। और जब आप रियासत से लड़ते हैं तो वो चूँकि आपसे बहुत ताकतवर है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मिल जाए तो वो ताकतवर है, तो फिर वो रियासत से जब जवाब आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा धचका लगता है कि वो बहुत पीछे चली जाती हैं। इसलिए वायलेंस का इस्तेमाल सियासी पार्टी को, सियासतदान को ज़ेब नहीं देता। आप देखें 9 मई से इमरान खान की सियासत को फ़ायदा हुआ या नुकसान, 26 नवंबर से फ़ायदा हुआ या नुकसान। जितनी देर वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से धरने देते रहे वो गेन करते रहे, हालांकि वो अपोजिशन में थे। वो धरना जो नाकाम होता था उसको भी सारे लोग कहते थे कामयाब हो गया। अब जब के वो बहुत बड़े लोग भी आते हैं, कुर्बानी भी देते हैं, तो सब कहते हैं नाकाम हो गया। तो उनका जो कॉन्फिडेंस है अभी भी कि उनका जो कॉन्फिडेंस है अभी भी कि सिस्टम का, पूरे सिस्टम का गैर मकबूल होना और मेरी मकबूलियत, वो एक गेम पलट सकती है जो कि माजी में नहीं हुआ। वो आपको नहीं लगता कि वो इवेंचुअली, ज़ाहिर जब टाइम होता है, इनकम्बेंसी फैक्टर आता है, उसके बाद इवेंचुअली उनकी उम्मीद कामयाब होगी? देखिए शाहजेब साहब, मैं 9 मई से पहले 3 दफ़ा खान साहब से मिला और वहाँ पे खान साहब के इर्द गिर्द भी और उनके बाहर जो लोग बैठे थे उन सब का ये ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब आ चुका है और जिस वक़्त खान साहब एक कॉल देंगे तो उस वक़्त पूरा मुल्क जो है वो खड़ा हो जाएगा। ये उनका कॉन्फिडेंस था। वो पॉपुलर थे, लेकिन फिर पॉपुलैरिटी में उन्होंने अपने ख्वाब भी शामिल कर दिए। सवाल ये है कि क्या आपका वोटर जो है, क्या वो आपके लिए स्ट्रीट फाइट कर सकता है?
क्या आपका वोटर जो है वो ताकत से टकरा भी सकता है? वोट देना और बात है और ताकतों से टकराना और बात है। इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी अपने वोटर पे इतनी गिरफ्त नहीं है कि वो जाके ताकत से लड़ पड़े। ऐसा ये हमने नवंबर में भी देखा कि पूरे पंजाब से सिवाय 2 अजला के कहीं से कोई एक जत्था भी नहीं निकला, एक शख्स भी लाहौर में ऐसा नहीं निकला जो अकेला नारे मारता हुआ गिरफ्तारी पेश कर दे। तो इसका मतलब है कि उनकी पॉपुलैरिटी तो मौजूद है, उनकी अपने वोटर पर गिरफ्त ये नहीं है जो कि बहुत भुट्टो की रही या और लोगों की रही कि वो उसके लिए अपने आप को आग लगा लें या ताकत से लड़ जाएं या कोड़े खा लें। वो वोट तो ज़रूर फ़िलहाल इमरान खान को देने को तैयार हैं, लेकिन उसके इशारे पर जान कुर्बान करने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया सुलवाई साहब, तज़किया दे रहे थे। एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इंसानी स्मगलर से लेकर FIA के एहलकारों और अफसरों तक और फिर खुद DG FIA तक तारकीन वतन की कश्तियां डूबने के बाद हुकूमती कार्रवाइयों का दायरा वसी होता जा रहा है और साथ ही इन कार्रवाइयों पर सवाल भी उठ रहा है। पहले जून 2023 में 200 से ज़ायद पाकिस्तानी यूनान के करीब समंदर में डूबकर हलाक हो गए। फिर सिर्फ एक माह पहले गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था, जिसमें लीबिया से यूनान जाते हुए गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार हो गई थी और इसमें तकरीबन 40 पाकिस्तानी मारे गए थे। और फिर 16 जनवरी को मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद मारे गए थे। इन दोनों वाक़यात के बाद इदारे हरकत में आ गए थे और इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ। मुतादिद गिरफ्तारियां भी हुई, हत्ता कि FIA ने अपने 35 एहलकार भी बरतरफ कर दिए, जबकि 13 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए। गुज़िश्ता रोज़ ही ये खबर भी आई कि DG FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के नतीजे में FIA के 3 मजीद अफसरान समेत 10 एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया है। और अब आज ये खबर आ गई है कि कश्ती हादसात और लोगों की गैर कानूनी हिजरत रोकने में नाकामी पर DG FIA को ही ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटाकर OSD बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने DG FIA की बरतरफी के लिए वज़ीर आज़म को समरी भिजवाई थी, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DG FIA को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि DG FIA को कश्ती हादसात पर सुस्त तहकीकात की वजह से ओहदे से हटाया गया है। वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक कश्ती हादसात पर तहकीकात तेज़ी से नहीं की गई। बड़े पैमाने पर गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम न होना भी DG FIA की बरतरफी की वजह बनी है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान FIA ने बताया था कि यूनान कश्ती हादसे में मुलविस एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर्स, 2 हेड कांस्टेबल्स और 8 कांस्टेबल्स नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए हैं, जबकि DG FIA ने 3 कांस्टेबल्स की तरक्की रोकने के अहकामात भी दिए हैं। सज़ा पाने वाले एहलकार फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात थे। इससे कुछ दिन पहले FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये हक़ाइक़ भी सामने आए थे कि यूनान कश्ती हादसे के मुतासरा नौजवानों को फैसलाबाद एयरपोर्ट पर ना रोकने के लिए FIA के 18 एहलकारों ने पैसों के एवज़ ताउन किया था। इस हवाले से FIA के 18 एहलकारों के इंसानी स्मगलरों से राब्तों का इंकिशाफ हुआ था, जिन्हें मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया था। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर तैनात अमले ने इंसानी स्मगलरों से ताउन करने के बदले पैसे लिए थे और कांस्टेबल मोहम्मद शहजाद के जरिए इंसानी स्मगलरों से डील की थी। अमले ने इंसानी स्मगलरों से फी मुसाफिर क्लियरेंस के बदले 25,000 रुपये वसूल किए, जबकि 4 नौजवानों को एयरपोर्ट से गुजारने के बदले 1 लाख रुपये वसूल किए गए। दूसरी तरफ कश्तियों के जरिए यूरोप जाने की कोशिश में इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने वाले पाकिस्तानियों की कहानियां भी सामने आ रही हैं और ये वाज़ेह हो रहा है कि पैसे वाले अफराद इसका निशाना बन रहे हैं। अल जज़ीरा के लिए आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रिहान असलम का ख़ानदान ट्रांसपोर्ट और गाड़ियां किराए पर देने का कारोबार करता है और ग्रोसरी स्टोर चलाता है। 5 माह पहले 34 साला रिहान ने अपनी टोयोटा गाड़ी एक ऐसे एजेंट को 45 लाख रुपए यानी $16,000 अदा करने के लिए फ़रोख्त कर दी, जिसने यूरोप में मुस्तकबिल की तलाश के लिए गुजरात का गांव छोड़ने में रिहान की मदद करना थी। 2 बेटियों और एक बेटे का बाप रिहान उन 86 अफराद में शामिल था जो 2 जनवरी को एक मुसाफिर कश्ती में सवार हुए थे। 13 दिन से ज़्यादा समंदर में फंसी हुई कश्ती को बिलाखिर मराकश के हुक्काम ने बचा लिया था, लेकिन उसमें सिर्फ 36 अफराद जिंदा बच सके थे। मरने वालों में रिहान भी शामिल था। रिहान के बड़े भाई इकराम असलम ने अल जज़ीरा को बताया कि वो किसी न किसी तरह यूरोप जाना चाहता था, ये उसका ख्वाब था और उसने हमें कहा कि उसकी राह में कोई रुकावट न डालें। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये सानेहा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है, यानी कश्ती पर सवार लोग कैसे मौत का शिकार हुए, वो मगरबी अफ्रीका से यूरोप का सफ़र क्यों कर रहे थे, जो कि पाकिस्तानी तारिकीन वतन के लिए एक गैर मुतवक्के
और नया रास्ता है और रिहान जैसे लोग माली तौर पर मुस्तहकम खानदानों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद यूरोप जाने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे थे। मुतासरीन के अहले खाना का दावा है कि उनके प्यारों को जहाज पर से नीचे फेंकने से पहले मारा पीटा गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 49 साल इकराम असलम के मुताबिक उनके गांव के जिंदा बच जाने वालों ने बताया कि एक और कश्ती पर सवार बहरी कज़ाकों ने उन पर हमला कर दिया, उनका सामान चुरा लिया और कुछ लोगों को समंदर में फेंकने से पहले मुसाफिरों पर हथौड़ों से तशद्दुद किया। इकराम असलम के मुताबिक जिंदा बच जाने वाले कुछ लड़कों ने बताया कि किस तरह कज़ाकों ने एक हफ्ते तक उनकी कश्ती पर बार बार हमला किया, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया और जहाज से नीचे फेंक दिया। इसी तरह की बात गुजरात के करीब एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर चौधरी एहसन ने भी बताई, जिन्होंने अपने 2 भतीजों आतिफ शहजाद और सुफियान अली को खो दिया है। दोनों ने एजेंटों को 35 लाख रुपए यानी $12,500 अदा किए थे। चौधरी एहसन के मुताबिक उन लड़कों ने पैसे इकट्ठे करने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी थी और गुज़िश्ता अगस्त में गांव से चले गए थे, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनके साथ ऐसा सलूक होगा। उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया और पानी में फेंक दिया गया। रिहान फैसलाबाद से दुबई गया, फिर इथोपिया के शहर अदीस अबाबा और फिर सेनेगाल के शहर डाकार पहुंचा। डाकार से एजेंट रिहान और दीगर लोगों को अपने ग्रुप में बजरिया सड़क बहरे ओकेयानूस के साहिल के साथ शुमाल में ले गया। रिहान को एजेंट या उसके साथियों की जानिब से बदसलूकी का सामना नहीं करना पड़ा और वो अक्सर अपने घर वालों से फ़ोन पर बात भी करता था। मौत तक रिहान का सफ़र उससे बेहतर लगता था, जो इस तरह के सफ़र करने वाले बहुत से गैर कानूनी मुहाजिरीन को बर्दाश्त करना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ खित्तों में से एक होने और रेफ्रिजरेटर्स, पंखे, खेलों और सर्जरी के आलात जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार करने वाली मुतअद्दिद सनतों का गढ़ होने के बावजूद पंजाब के ज़िला गुजरात, सियालकोट, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन कई दहाइयों से यूरोप की तरफ हिजरत करने वाले लोगों का मरकज़ बने हुए हैं। यूरोपीय यूनियन की सरहदी और कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स के मुताबिक 2009 से जब से एजेंसी ने तारिकीन वतन के यूरोपीय यूनियन में दाखिल होने का रिकॉर्ड रखना शुरू किया है, तब से अब तक पाकिस्तान से तकरीबन 1.5 लाख गैर कानूनी तारिकीन वतन ज़मीनी और समंदरी रास्ते इस्तेमाल करके यूरोप पहुंचे थे। ज़्यादातर पाकिस्तानी आमतौर पर मुत्तहदा अरब अमारात जाते हैं, फिर बहरा रोम के उस पार समंदरी सफ़र करने से पहले मिस्र और लीबिया के लिए परवाज़ें लेते हैं। मराकश में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि मगरबी बहरा रोम का रास्ता उन पाकिस्तानियों के लिए गैर मामूली है जो गैर कानूनी नकल मकानी करना चाहते हैं। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि नए रास्ते का ये इंतखाब फ्रंटेक्स और पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से गैर कानूनी नकल मकानी पर पाबंदियाँ सख्त करने की कोशिशों का नतीजा हो सकता है। मजमूई तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन के मुताबिक 2024 में तकरीबन 2 लाख अफराद बहरा रोम के मुख्तलिफ रास्तों से यूरोप पहुँचे, जबकि कम अज़ कम 2824 को मुर्दा या लापता अफराद करार दिया गया। फ्रंटेक्स ने 2024 में यूरोपीय यूनियन में गैर कानूनी दाखिले में 38% कमी रिपोर्ट की, जो कि 2021 के बाद सबसे कम शरह है। फ्रंटेक्स के आदाद शुमार से पता चलता है कि 2023 में 10,000 पाकिस्तानियों ने यूरोप का रुख किया और अगले साल ये तादाद निस्फ रह गई, जब तकरीबन 5,000 पाकिस्तानी ज़मीन या समंदरी रास्तों से गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप में दाखिल हुए। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि जून 2023 में कश्ती डूबने के बाद से उन्होंने इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स को रोकने के लिए अपनी स्क्रीनिंग को बढ़ाया और बेहतर किया है, लेकिन स्मगलरों ने जवाब में नए रास्ते तलाश कर लिए हैं। FIA के अफसर मुनीर मसूद ने अल जज़ीरा को बताया कि ये बिल्ली और चूहे का खेल है, क्योंकि हम स्मगलिंग के नेटवर्क का सुराग लगाते रहते हैं और वो लोगों को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ नए रास्ते तलाश करते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में खुद इकराम असलम ने भी ज़मीनी रास्ते से यूनान जाने के लिए एक ख़तरनाक सफ़र की कोशिश की थी। गुजरात से 50 से 80 अफराद के एक ग्रुप के साथ वो बलूचिस्तान पहुँचे, जहाँ से स्मगलरों ने उनकी मदद की और वो सरहद पार करके ईरान में दाखिल हो गए। इकराम असलम ने बताया कि हम महीनों तक पैदल चलते रहे और जब हम सुस्त पड़ते तो स्मगलर हमें जान से मारने की धमकी देते या कभी मारपीट भी करते थे। तकरीबन 2 माह पैदल चलते और छुपने के बाद जब ये ग्रुप बिलाखिर तुर्की की सरहद पर पहुंचा तो इकराम असलम ने हार मान ली और घर वापस आने का फैसला किया। इकराम असलम के मुताबिक मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं मजीद नहीं चल सकता। मैंने उन्हें अपने पैरों के छाले दिखाए और उनसे गुजारिश की कि मुझे जाने दें। ये एक मौजज़ा है कि मैं इस आजमाइश से बचकर आ गया। 5 भाइयों में से एक इकराम असलम ने कहा कि वो माली तौर पर मुस्तहकम हैं। सारे भाई अब 10 से 15 गाड़ियों के साथ गाड़ियां किराए पर देने का कामयाब कारोबार चला रहे हैं। उनके पास ज़रई ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी है। इकराम असलम ने कहा कि हमारा ख़ानदान खुशहाल था। रिहान ने कारोबार में मेरी मदद की, लेकिन कई बार कनाडा या बरतानिया का वीज़ा हासिल करने में नाकाम होने के बाद उसने ख़तरा मोल लेने का फ़ैसला किया। FIA एहलकार ने निशानदही की कि जहां मुआशी वजूहात लोगों को इस तरह के ख़तरनाक सफ़र करने पर मजबूर करने में अपना किरदार अदा करती हैं, तो वहीं
एक समाजी पहलू भी है। वो लोग जो माली तौर पर मुस्तहकम हैं वो भी अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को देखते हैं जो यूरोप पहुँच गए हैं। इकराम असलम ने वजाहत की कि दौलत की लालच और बेहतर मौके की उम्मीद ने लोगों को जानलेवा खतरात मोल लेने पर मजबूर किया है। चौधरी एहसन ने भी बताया कि उनके भतीजे दुबई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे और दोनों यूरोप पहुंचने का रास्ता तलाश करना चाहते थे। चौधरी एहसन के मुताबिक उन्होंने हमारे कुछ साथी देहातियों के तर्ज जिंदगी को देखा जो अपने बच्चों को यूरोप भेजने में कामयाब हुए और इससे उनकी समाजी हैसियत बदल गई थी, लिहाजा वो दोनों भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज सैयद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप इस मामले को, इस इशू को मुसलसल कवर करते रहे हैं। खबरें, आज एक रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को दी गई है, उस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा, मगर उससे पहले DGFIA को हटाया जाना और फिर खबर आना कि सुस्त रवि थी इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए उन्हें हटाया गया, कि वाकई यही मामला है? क्योंकि अपने FIA के एहलकार, सरकारी एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की खबरें आ रही थी, क्या मामला है? शाहजेब, बहुत शुक्रिया। शाहजेब, DGFIA को हटाने के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि कश्ती वाकया एक हुआ है और तसलसल के साथ ये तीसरी बार हुआ है। एक दफा DGFIA तैनात नहीं थे, बाकी दो जो वाकयात हैं इनकी मौजूदगी में हुए हैं। इनकी मुद्दत भी FIA में कोई 3 साल एवरेज मुद्दत होनी चाहिए किसी भी पुलिस अफसर की, वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन जो अहम मामला है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत सारी साजिशें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आमतौर पे हम रिपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो DGFIA की जगह पर आना चाहते थे, और ये जो कश्ती हादसा है इसमें कोई शक नहीं है कि FIA के जो एहलकार हैं वो भी जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनके साथ मुलव्वस होते हैं। बल्कि आज से 5 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसको हेड कर रहे थे। उस मीटिंग में भी जब प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि जो साल 2023 में कश्ती वाकया हुआ था तो उसकी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट पर इम्प्लीमेंटेशन थी तो क्यों नहीं हुई, तो इस पर जो मौजूदा DGFIA या जो हाल ही में सुबदोश हुए, इन्होंने बड़ा ब्लंट अंदाज में कहा कि देखिए इसमें FIA की कैपेसिटी का इशू भी है और हमारी सुस्ती भी है। आमतौर पर सरकारी अफसर, आपको पता है कि अपनी कोई कजी कोताही हो उनके इदारे की या उनकी तरफ से तो उसको कवर करते हैं, तो इन्होंने ये बात तस्लीम की। अब मामला ये है कि जो ह्यूमन स्मगलिंग का मामला है, अगर ब्रॉडर व्यू में देखा जाए, ये FIA तो एक कोना है, असल में तो ये सोशो इकोनॉमिक इशू है जिसमें ज़ाहिर FIA का एक रोल है। अनफॉर्चुनेटली जो ब्रॉडर इशू है, सोशो इकोनॉमिक इशू, उसको हम देखते नहीं है। DGFIA तब्दील हो जाता है, नीचे जो सिस्टम है वो वैसे का वैसा रहता है, और फिर आप देख लीजिएगा इस वक्त जब आज DGFIA चेंज कर दिया, आज भी 5000 के करीब जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तान से गए हुए, वो लीबिया में मौजूद हैं। 2-3 हजार के करीब मोरितानिया में मौजूद है जो कि यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की बुनियाद पे कोशिश हो रही है। ये कश्ती हादसा तो वैसे ये ज़ाहिर अहम अदालत शुमार है, तो फिर वजीर आजम को क्या रिपोर्ट दी गई है, क्या उसके मंदरजात है? देखिए, वजीर आजम को आज एक गैर मामूली इजलास था, तकरीबन 1 बजे शुरू हुआ, और उस इजलास में मेरी इत्तलात के मुताबिक एक इंटेलिजेंस इदारे ने, एक फौजी इंटेलिजेंस इदारे ने कमोबेश 80 सफ़ात की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से FIA के जो लोग हैं वो भी मुलव्वस हैं, और कुछ ऐसे FIA के एहलकारों के बारे में भी मेरी इत्तलात के मुताबिक जिक्र किया गया जो एक्स पाकिस्तान लीव लेकर पाकिस्तान से जा चुके हैं। फिर ह्यूमन स्मगलर्स के हवाले से बड़ी तफसील से रिपोर्ट दी गई है और उसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हुई है, और फिर जो टास्क फोर्स कायम की गई थी उस टास्क फोर्स के हवाले से इस बात का फैसला किया गया कि वो वीकली बुनियादों पर मिलेगी और इस बात की को यकीनी बनाएगी कि आइंदा कोई ऐसा वाकया ना हो। कश्ती वाकया तो एक है, लेकिन असल मामला तो है कि यहाँ से इलीगल लोग जो जाते हैं वो मामला है, और इस हवाले से काफी सारे इकदाम किए गए, और उनमें एक अहम इकदाम ये भी है हमारी इत्तलात के मुताबिक जो इलीगल डिपोटीज हैं जो मुख्तलिफ मालिक ने डिपोर्ट किए थे, उनके नाम भी उनके ऊपर भी सफरी पाबंदियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, ऐसे तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर अहम समाअत हुई है, जहां वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। समाअत के आगाज में आईनी बेंच में मौजूद जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने ख्वाजा हारिस से पूछा
कि मिलिट्री ट्रायल किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि अदालत का दायरा इख्तियार ना हो तो मिलिट्री ट्रायल चैलेंज हो सकता है। बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई या इख्तियार समाज से तजावुज़ पर भी ट्रायल चैलेंज हो सकता है। मिलिट्री ट्रायल में मुल्जिम एतराफ़ जुर्म कर ले तो इस्लामी कानून के तहत रियायत मिलती है। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि एतराफ़ जुर्म तो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। यहाँ ख्वाजा हारिस ने आईनी बेंच को बताया कि मजिस्ट्रेट का मामला अलग है। इस दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि मिलिट्री ट्रायल में मुल्जिम वकील ना कर सकता हो तो क्या सरकारी खर्च पर वकील मिलता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि वकील करने की हैसियत ना रखने वाले मुल्जिम को सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। इस दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड समझा जाता है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान मैंने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनी थी। ऐसे नहीं होता कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले में सादे कागज पर लिख दिया जाए कि मुल्जिम कसूरवार है या नहीं। जब हाई कोर्ट्स में अपील दायर होती है तो GHQ पूरा रिकॉर्ड देता है। रिकॉर्ड में पूरी अदालती कार्रवाई होती है, शवाहिद समेत तरीक़ाकार दर्ज होता है। 9 मई के मुकदमात से हटकर मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की मिसालें भी दें। इस दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि आम शहरी का मिलिट्री ट्रायल हो तो क्या मीडिया और मुल्जिम के अहले खाना को रसाई होती है। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कानून में अहले खाना और मीडिया को रसाई का जिक्र है, अलबत्ता सिक्योरिटी वजूहात की वजह से रसाई नहीं दी जाती। समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा कि केस कंडक्ट करने वाले का कोई तजर्बा होता है या पहली बार बिठा दिया जाता है। जबकि इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि जिस तरह हम जजेस बैठे होते हैं क्या मिलिट्री कोर्ट्स में भी इसी तरह की सीटिंग होती है। इस दौरान वज़ारत दिफा के दूसरे वकील ने खड़े होकर जवाब दिया कि जज एडवोकेट जज के साथ बैठता है, हमने भुगता है। ख्वाजा हारिस ने अपने साथी वकील की बात की तायीद करते हुए कहा कि जी जजिस के साथ ही जज एडवोकेट बैठता है। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेन हो चुका है कि 8 जजिस के फैसले को 2 जजिस कह देते हैं कि गलत है। इस दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि अफसोस सोशल मीडिया पर ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे हम किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। मिलिट्री ट्रायल पर इसके असरात की वजह से सवाल करती हूँ। अफसोस मेरे इन सवालात की वजह से मुझे सियासी जमात से जोड़ दिया जाता है। हमें बेलगाम मुआशरे का सामना है। इसके बाद समाअत में मुख्तसर वक्फा कर दिया गया। वक्फे के बाद वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल जारी रखते हुए सफ़ेद कागजी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को फराहम की गई। ख्वाजा हारिस ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि अदालत ट्रायल का तरीक़ाकार देख ले। ट्रायल से कबल पूछा गया कि किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अम्मार अहमद पर कोई एतराज़ तो नहीं, किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। इस दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए रिकॉर्ड का जायज़ा लेना मुनासिब नहीं है। इस दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। इसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली के अलावा आईनी बेंच के 6 जजेस ने फौजी ट्रायल का रिकॉर्ड वज़ारत दिफा को वापस कर दिया। समाअत के दौरान वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि मिलिट्री कोर्ट में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना ट्रायल होता है। मिलिट्री कोर्ट में पब्लिक को समाज सुनने का मौका दिया जाता है। मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स आज़ाद है। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अगर मिलिट्री ट्रायल इतना ही अच्छा है तो फिर सारे केसेस उनको भिजवा दें। इस दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए रिमार्क दिए कि आपकी जानिब से दिए गए रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया, तफसील में नहीं गया। 9 मई के वाक़यात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़िमान का मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया। क्या तमाम रिकॉर्ड पब्लिक करना मुमकिन नहीं? 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़िमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। समाअत के दौरान वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी, जबकि वकील सिकंदर बशीर मेहमद, शुमाइल भट्ट और हुकूमत बलूचिस्तान के वकला ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। समाअत के इख्तिताम पर अदालत ने हिदायत दी कि कल बार एसोसिएशन के वकला तैयारी के साथ आएँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।